नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारा चैप्टर है, जिसको हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में अगर फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें, तो कुछ फंडामेंटल और फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट दोनों में फंडामेंटल लगा है। फंडामेंटल मूल, तो उसको हमने पहले बात करी थी। फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब हमारे यानी कि मूल अधिकार क्या है। और जब मूल अधिकार की हम बात करते हैं, तो हमें याद भी होना चाहिए कि हमारे मूल कर्तव्य क्या हैं। जब हमें कोई राइट मिलते हैं, तो हमारा कुछ कर्तव्य भी बनता है कि हमारे यानी कि कोई अधिकार है तो उनके मतलब उनके यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री अगर देखा जाए तो हमारा कुछ अधिकार मतलब कर्तव्य भी है। जैसे अगर हम किसी का लिया खा रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि मुसीबत आने पर हम उसके साथ खड़े हैं। सिमिलरली इस देश में अगर हम रहते हैं, तो इस देश ने हमें जो राइट दिए हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, निजता का अधिकार, यानी कि शिक्षा का अधिकार, ये सारे प्रकार के जो अधिकार हमें मिले हैं, मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, किसी भी धर्म को हम लोग अडॉप्ट करके चल सकते हैं। ये सभी चीजें जो हमें मिली, इसके अलावा हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं इस देश के प्रति। जैसे आप इस देश में रहते हैं, इस देश की बात अगर मतलब कोई इसका नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो हमारी एक ड्यूटी बनती है, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश का सर कभी झुकने नहीं देंगे। जान पे बाजी आए तो वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो कहने की मतलब यहाँ पर ये है कि हमारी कुछ ड्यूटीज होती हैं। जैसे हम लोग अपने ध्वजा, मतलब जो हमारा ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसका यानी कि सम्मान करेंगे, राष्ट्रीय गान है उसका सम्मान करेंगे, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करेंगे, देश की जितनी भी धरोहर है उनको सम्मान करके चलेंगे। ये सभी चीजें थी, उनके बारे में आज मैं इस लेक्चर में बताऊंगा। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि ये जो मैं लेक्चर लेके आता हूँ, ये लेक्चर कोई पर्टिकुलरली खाली एक क्लास के लिए नहीं है। इसमें हम लोग कवर करके चलते हैं, यानी कि ये जो मेरा कंटेंट है, मैं इतना बेहतरीन कंटेंट लेके आता हूँ जिसमें बच्चों का मतलब भला हो सके, मेरे भाइयों का भला हो सके। ठीक है, भला होना किस किस का भला हो सकता है इसमें। तो यहाँ पर टकटकी लगाकर इस वीडियो को देख रहे हैं, वो यूपीएससी से रिलेटेड हो सकते हैं, आईएएस से रिलेटेड हो सकते हैं, पीएससी एंड एसएससी एंड रेलवे। अधिकतर आजकल बहुत यूपी में बहुत करंट चल रहा है, यूपी ट्रिपल एससी जो पेट का भी एग्जाम कराती है, तो उसमें भी ये कारगर हो सकता है। उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन उठते हैं जो अधिकतर यानी कि क्वेश्चन उठा देता है पॉलिटी से रिलेटेड। आप अगर डिटेल में पॉलिटी पढ़ रखे हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि एक्चुअल में हमारी ड्यूटीज क्या है और कहाँ से ये चीजें स्टार्ट होती हैं। तो मैं पहली स्लाइड से स्टार्ट करूंगा, आप लोग टकटकी लगाकर और ध्यानपूर्वक बातों को सुने, हर चीज आपको समझ में आएगी। जैसे इसमें कहा इसने कि दो द राइट एंड द ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन आर कोरिलेटिव एंड inseparable, the original constitution contained only the fundamental rights and not the fundamental duties। मेरे भाइयों, मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहूंगा कि यद्यपि जो हमारे राइट्स हैं और जो ड्यूटीज हैं, एक दूसरे के को रिलेटिव्स हैं। मतलब जब हम राइट की बात करते हैं, तो हमारी ड्यूटीज भी याद होनी चाहिए। जैसे मैंने अपने एक सर से एक बात कही कि सर, हमें हमारे कोचिंग सेंटर से ये चीजें मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बेटा, तुम बात बिल्कुल सही कर रहे हो, तुम्हारा राइट है, लेकिन तुम्हारी कुछ ड्यूटीज भी होती हैं जिसे तुम्हें याद रखना चाहिए। अगर हम कोचिंग तुम्हें दे रहे हैं, तो हमारा एक एक्सपेक्टेशन होती है तुम्हारे साइड से कि तुम कुछ करके दिखाओ। उसी तरीके से हमारी ड्यूटी होती है कि हम जो चीजें हमें मिल रही हैं, उन चीजों पर हम खरा उतरें। तो इसी तरीके से जब हम राइट की बात करते हैं, तो हमारी ड्यूटीज हमें याद होनी चाहिए। लेकिन जब बात आती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो भाइयों मैं तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन में बताना चाहूँ कि फंडामेंटल राइट जो था उसका हमारा यानी कि जब इनिशियल यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें खाली फंडामेंटल राइट के बारे में था, ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कोई चीज मेंशन थी। तो पहले हम यानी कि हमारे यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में खाली फंडामेंटल राइट की बात थी, ना कि ड्यूटीज की। लेकिन समय आने पर कुछ लोगों ने ये जरूरी बताया कि ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि ऑल अदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनमें देखा गया कि ये चीजें वहां पर हैं। तो जैसे इन द अदर वर्ड अगर देखा जाए, जो फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो थे, यानी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोग थे, मतलब जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने ऐसा कोई चीज बहुत जरूरी नहीं समझी कि ये चीज जरूरी है, नेसेसरी मतलब जरूरी इनकॉर्पोरेट करना की फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन यानी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारे इंडिया के लोगों पर कोई ऐसी ड्यूटी नहीं थोपी। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही सताए हुए लोग हैं और अंग्रेजी शासन से अब मुक्ति पाई है, तो ड्यूटी ना समझते इनको स्वतंत्रता दे दी, ये अपनी जिंदगी जिए। ये सभी चीजें थी, जो यानी कि हम लोग इनको समझ के चलते। ठीक है, तो आज
यहाँ पर मैं जो बताने वाला हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जैसे, एक मिनट रुकिएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे, हालांकि मैं अगर बात करूँ जैसे, however they incorporated the duties in the state in the constitution in the form of the directive principles of the state policy। जो मैंने पिछला चैप्टर कवर किया जिसमें मैंने बात करी थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, उसमें कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी कि वो उसमें यानी कि ऐसे राइट्स थे जिसमें कुछ ड्यूटी इन्वॉल्व थे हल्की हल्की। ऐसे राइट मतलब जिनको इन्फोर्स किए जाने पर हम कोर्ट में दावा नहीं कर सकते। सिमिलरली उसी तरीके से ड्यूटी भी आप पर ऐसे ही है, इनको भी यानी कि पार्ट फोर्थ ए में रखा गया है। और कोई ड्यूटी अगर फॉलो नहीं करता है तो उसको मतलब कोर्ट उस पर कोई यानी कि या मतलब कोई उस पर केस नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ये हमारे अंदर दिमाग में होना चाहिए, हमें करना चाहिए। तो जो इनिशियल यानी कि जो एक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें यानी कि जो ड्यूटी को था, एक किस्म से जो ड्यूटी की कुछ यानी कि धारणाएं थी वो यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में रखा गया, मतलब डीपीएसपी में रखा गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1976 में जो फंडामेंटल यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज थी ऑफ द सिटीजन उनको यानी कि ऐड किया गया, ठीक है। हुआ क्या, इन दो यानी कि 2002 में वन मोर फंडामेंटल ड्यूटीज उसको भी ऐड किया गया। मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि 1976 में कुछ तो यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड भी करी गई, लेकिन 2002 में जब 2002 की बारी आई तो उस वक्त यानी कि एक ड्यूटी ऐड करी गई, ठीक है। बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो इंस्पायर करी गई कहाँ से, जो हमारा यूएसएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन था, मतलब सोवियत संघ का जो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन था, वहां से हमने देखा क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान मिलता है। और हमने वहां से यानी प्रेरणा लेकर कहा कि मतलब अगर हम किसी को राइट दे रहे हैं तो उनसे ड्यूटी की भी अपेक्षा करें। मतलब जैसे रसिया, मतलब जो पहले यूएसएसआर था, यूनियन ऑफ सोवियत संघ का जो था ना, तो तो वहां के लोगों को यानी कि ड्यूटी भी इम्पोज की गई थी और राइट भी दिए गए थे। तो ऐसा ही कुछ हमने सही समझकर, ठीक है, 1976 में हमने फंडामेंटल राइट की जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखने का एक प्रावधान लिया और 2002 में एक नई ड्यूटी जोड़ी। फिर हुआ क्या कि हमने क्या देखा कि कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो यानी कि जो मेजर डेमोक्रेटिक हो कंट्रीज, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारा यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सभी क्या डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। लेकिन इनमें हमें ये देखने को नहीं मिलता है कि यानी कि हमारे एक लिस्ट मिलती हो ड्यूटीज की, नहीं मिलती। लेकिन अगर बात करें जापान की, एक ऐसा कंट्री है जहां पर हमें देखने को मिलता है ओनली डेमोक्रेटिक वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव विच द कंटेंट द लिस्ट ऑफ द सिटीजन यानी कि ड्यूटी ऑफ द सिटीजन। जहां पर जापान ही एक ऐसा देश मिलता है जो डेमोक्रेटिक है, मतलब प्रजातंत्र है, जहां पर इलेक्शन के द्वारा लोग आते हैं। तो वहां पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक लिस्ट मिलती है ड्यूटीज की, आपको किस किस ड्यूटी को फॉलो करना है। ये बात समझ में आई। फिर बात करते हैं जैसे सोशलिस्ट कंट्रीज ऑन द यानी कि कॉन्ट्रेरी अगर देखा जाए तो बहुत ही इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है, एंड ड्यूटी यानी कि ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन को, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन एल्सवाइल यानी जैसे यूएसएसआर, उसने डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर किया कि जो सिटीजन है उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए देयर राइट को एंड फ्रीडम ऑफ द इंस्पायरेबल फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज ऑब्लिगेशंस। अब यहाँ पर बात आती है, एक कमेटी आई जिसने यानी कि एक सुझाव दिया कि हमें अपने संविधान में कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करना चाहिए। पहली कमेटी थी स्वर्ण सिंह कमेटी, जिसने रिकमेंडेशन दिया था अपना 1976 में। और जो एक कांग्रेस पार्टी को यानी कि कांग्रेस पार्टी ने इस कमेटी को सेटअप किया, ठीक है। तो इसका जो चेयरमैन थे यानी कि जो हेड थे वो कौन थे, डॉक्टर यानी कि जो सरदार स्वर्ण सिंह थे। तो एक कमेटी बनाई गई और रिकमेंड किया उन्होंने कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो जरूरी है और इनको लाया जाना चाहिए, ऐसा महसूस किया गया उस समय पर। कब हुआ है, जब हमारे यहाँ ऑपरेशन ऑफ द इंटरनल इमरजेंसी 1975 से 1970 तक लगाया गया, क्योंकि उस वक्त कुछ ऐसी सिचुएशंस देखने को मिली कि लोगों के अंदर कि वो अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं जबकि उनको करना चाहिए। तो इन्होंने कुछ जरूरी समझकर कुछ अमेंडमेंट किए और फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा, ठीक है। ये जो कमेटी थी उसने रिकमेंड किया, क्या रिकमेंड किया, उसने बोला कि एक सेपरेट चैप्टर होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में,
जो ये बताए सभी को कि सिटीजन उनको यानी कि बीकम कॉन्शियस, उनके प्रेरणा होनी चाहिए डेट एडिशन एंजॉयमेंट ऑफ द राइट एंड दे आल्सो हैव द सर्टेन ड्यूटीज टू परफॉर्म एज वेल। ठीक है, इनके पास कुछ अधिकार ऐसे होने चाहिए जो उनको परफॉर्म करना चाहिए। जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट जो है उस वक्त क्या थी, सेंटर पे थी, और उन्होंने यानी कि ये जितनी भी यानी कि जो मतलब मैंने ड्यूटी यानी कि जो भी रिकमेंडेशन दी स्वर्ण सिंह कमेटी ने, उसने एक्सेप्ट करके चला और एक अमेंडमेंट लेके आती है 46 यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1976। देखिए मैं एक चीज बात बोलूँ आपको, यहाँ पर क्या है, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, मैंने बहुत बार इसके बारे में बताया है। ये अमेंडमेंट एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। बात समझिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि इसमें इतना बदलाव किया गया है, इतना बदलाव किया गया है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, तो एक छोटा मोटा इसे संविधान बोल सकते हैं। ठीक है, हर हिस्ट्री में जाइए तो भी उस वहां फेमस यानी कि दे रखा है, इकोनॉमी में भी जाइए तो भी उसके बारे में कुछ प्रावधान उसमें दे रखा है। आप पॉलिटी पढ़िए तो इसका मतलब ये हो गया कि 42nd जो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसे जरूर पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ा? और ये भी पढ़ना चाहिए कि उस वक्त कौन सी गवर्नमेंट थी, कौन सी पार्टी मेजोरिटी में थी, कौन इसे इस यानी कि इस अमेंडमेंट को लेकर आया था, क्या क्या इस अमेंडमेंट के द्वारा अमेंड किया गया था, ये सभी चीजें हमें जाननी चाहिए। ठीक है, अब हुआ क्या, बात समझिएगा कि ये जो अमेंडमेंट था इसने ऐड किया एक नया पार्ट जिसको हम लोग यानी कि 4th ए के नाम से जानते हैं। ठीक है, टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो नया पार्ट था ये कंसिस्ट करके चलता है ओनली वन आर्टिकल, एक आर्टिकल को कंसिस्ट करके चलता है। कौन सा? जिसको हम लोग यानी कि जैसे हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में पढ़ा था, उसमें यानी कि 36 से 51 तक था, लेकिन इसमें एक नया आर्टिकल ऐड किया गया 51A। ए मतलब अमेंडमेंट के द्वारा आया। ठीक है, तो एक आर्टिकल जो यानी कि इन सभी ड्यूटीज को जोड़ के चलता है जिसको 51A के नाम से जानते हैं, ये फर्स्ट टाइम स्पेसिफाइड किया गया एज ए कोड फॉर द 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। 10 ड्यूटीज इसमें रखी गई, जबकि स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज बताई थी, तो 10 ड्यूटीज में रखी गई। हुआ क्या, जो रूलिंग पार्टी थी उसने डिक्लेयर किया नॉन इंक्लूजन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए हॉलिस्टिकल मिस्टेक, हिस्टोरिकल मिस्टेक, एंड claimed that what framer of the constitution failed to do was being done now। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उस वक्त जो रूलिंग पार्टी थी, रूलिंग पार्टी मतलब जो उस वक्त यानी कि सत्ता में पार्टी थी, कौन थी पार्टी? उस वक्त हमारी पार्टी थी कांग्रेस। उस वक्त जो मेनका गवर्नमेंट थी, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है, तो मेनका गवर्नमेंट मतलब इंदिरा आई थिंक नहीं, इंदिरा गवर्नमेंट मुझे याद नहीं है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो उस वक्त के समय पर मुझसे अगर मिस्टेक हो तो आप अपना अपने हिसाब से उसे अपडेट कर लीजिएगा। कांग्रेस पार्टी थी तो जाहिर सी बात है इंदिरा गवर्नमेंट होगी। तो उस वक्त के समय पर मैं बोल रहा हूँ कि हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज का ऐसा कोई प्रावधान जो जोड़ना चाहते थे लेकिन जोड़ नहीं सके। आज हमने वो फंडामेंटल यानी कि ड्यूटीज को जोड़ा है, जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे यानी कि जोड़ने में फेल रहे, तो आज हम उसे जोड़ रहे हैं और ये हमारे देश यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक अभिन्न अंग बन गया है। तो जो वो उनका सपना था आज हमने वो पूरा किया है। तो ऐसा कुछ बताया और बातें को आगे रखी। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी जैसे मैंने बताया, उन्होंने 8 खाली यानी कि सजेशन दिए थे कि 8 प्रकार की यानी कि आप क्या करें, फंडामेंटल ड्यूटीज को रखें। लेकिन हुआ क्या, ऐसा इसका थोड़ा थोड़ा बढ़कर हुआ। कैसे कि जो 42nd अमेंडमेंट हुआ उसमें 1976 में इन्होंने इंक्लूड किया फंडामेंटल ड्यूटीज को, और ड्यूटीज कितनी थी? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, मतलब 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। लेकिन ये देखा गया, बहुत ही इंटरेस्टिंगली बात है कि सर्टेन रिकमेंडेशन ऑफ द यानी कि कमेटी वाज नॉट एक्सेप्टेड एनी बाय द कांग्रेस एंड पार्टी हैज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज इंक्लूडेड। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, बहुत ही मजे की बात है कि जो रिकमेंडेशन दी थी यानी कि कमेटी के द्वारा, वो पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं की गई। कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा कि ठीक है लेकिन इतना हम इनकॉर्पोरेट करके नहीं चलते। तो उन्होंने क्या किया, पहला पार्ट है, उसी का पहला पार्ट क्या बोलता है कि पार्लियामेंट जो है में प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द सच पेनाल्टी, यानी कि पार्लियामेंट जो है वो क्या करेगी, कुछ इम्पोज करेगी, क्या कुछ पेनाल्टी इम्पोज करेगी, किसके ऊपर, कि पनिशमेंट देगी एज मे बी कंसीडर्ड एप्रोप्रिएटिव फॉर एनी नॉन कंपाइलेंस विद द रिफ्यूजल ऑफ ऑब्जर्व एनी ऑफ द ड्यूटीज। कहने का मतलब यहाँ पर यह है
अगर कोई व्यक्ति अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं ओबे करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ यानी कि मतलब पेनाल्टी के रूप में भोगना पड़ेगा। फिर दूसरी बात आ देते हैं, दूसरे में क्या बोला कि नो लॉ, कोई भी ऐसा कानून impose such a penalty or the punishment shall be called in the question in any court on the ground of the infringement of any of the fundamental rights or on the grounds of the repugnancy to any other provisions to the of the constitution। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, देखो मेरी बात सुनो, कि ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो यानी कि ऐसी कोई यानी कि पेनाल्टी आप पर इम्पोज करेगा या पनिशमेंट करेगा। ये आप क्वेश्चन उठा सकते हैं किसी भी कोर्ट में कि मेरे पे क्यों किया गया। ये सभी चीज बातें जैसे फंडामेंटल राइट में कर सकते हैं उसी तरीके से इसमें कर सकते हैं, ये सभी प्रावधान इसमें रखे गए। लेकिन ड्यूटी जो होगी, ड्यूटी टू पे द टैक्सेस शुड बी आल्सो फंडामेंटल ड्यूटी। लेकिन ये कहा गया कि अगर आपके पास धन ज्यादा है, आप इनकम टैक्स पे करते हैं, आपकी ड्यूटी है कि आप अगर इनकम टैक्स नहीं देंगे तो आपको यानी कि गिरफ्तार भी किया जाएगा और आप पर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जाएंगे। तो बेहतर है आप अपनी ड्यूटी के अनुसार, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इनकम टैक्स पे करें। तो इसलिए फंडामेंटल ड्यूटी बनाई गई। क्या ड्यूटी फंडामेंटल मतलब जैसे फंडामेंटल ड्यूटी का मतलब ये हो गया कि मूलभूत आपके क्या है अधिकार तो होते हैं, ठीक है, एक होता है कि हम उसके प्रति कितने हैं। तो उसी तरीके से ये धारणा आपके अंदर होनी चाहिए कि हम टैक्स पे करेंगे ही करेंगे, ये सिटीजन का अधिकार होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। अब बात आती है कि एक्चुअल में हमने जो यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी की इतनी देर से बात कर रहे थे, एक्चुअल में है कौन सी, क्या है, क्या बोलती हैं वो। तो अकॉर्डिंग टू द यानी कि आर्टिकल 51A हम कह सकते हैं कि जो ड्यूटी है उनको यानी कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया उनको यानी हम एक एक करके बता सकते हैं। जैसे पहला हमारा है टू अवॉइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियाज ऑफ एंड इंस्टीट्यूशन द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जितनी भी हमारी यानी कि देखो टू अवॉइड द कॉन्स्टिट्यूशन, हम यानी कि संविधान का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। रिस्पेक्ट देंगे हमारे आइडियल्स ऑफ द यानी कि इंस्टीट्यूशन को, मतलब जो हमारी विरासत है उनको यानी कि क्या करेंगे, जितनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है उनको हम आदर्श तरीके से मानेंगे, उनको एक आदर भाव से अपना यानी कि आस्था रखेंगे। और नेशनल फ्लैग का सम्मान करेंगे, नेशनल एंथम का भी सम्मान करेंगे, भी नहीं मतलब करेंगे ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात आती है बी पार्ट, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। कहने का मतलब यहाँ पर यह है टू चेरिश मतलब स्वतंत्रता के लिए हमारे जो यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्शों को हृदय में यानी कि संजोए हुए रखे, उनका पालन करें। कहने का मतलब यहाँ पर यह टू चेरिश मतलब जितने भी नोबल्स आइडियल्स हैं, मतलब जो आदर्श प्रकार के जो आइडियाज हैं जो इंस्पायर करते हैं नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम, मतलब हम आज़ादी के प्रति कितने उत्सुक हैं, ये हमारे अंदर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मतलब हमें आज़ादी ऐसे फोकट में मिल गई है, ठीक है, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हमारा देश पे कोई राज करे हमें मतलब नहीं, तो ऐसे मत भावना रखिए। ये रखिए कि हम उत्सुक हैं, अगर हमारे प्राण भी चले जाएंगे तो हम भी वो भी यानी कि क्या मतलब अगर हमारे प्राण भी चले जाएंगे तो भी हमें कोई गम नहीं है, इस तरीके की। सी पार्ट क्या बोलता है, सी मतलब थर्ड पार्ट, थर्ड नंबर क्या बोलता है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ड्यूटी है, इसको समझिएगा। प्रोटेक्ट मतलब किसी चीज को बचाना, सोवेरेनिटी मतलब उसको यानी कि जो स्वतंत्रता है, सोवेरेनिटी कहते हैं मैं सॉवरेन हूँ, मतलब मैं अपना अधिकार स्वयं यानी कि मेरे पास ये अधिकार है, मैं आजाद हूँ। सोवरेन मतलब आजाद भी होना होता है, ठीक है। यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया मतलब हम भारत के अंदर रहकर भारत की एकता को बढ़ाएंगे, और इंटीग्रिटी मतलब उसको इंटरलिंक करते हुए बढ़ाते कोशिश करेंगे। कहते नहीं है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलिमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर। तो सॉवरेन वर्ड जो आया यहाँ पर वो वहीं से आया। यूनिटी मतलब एक यानी कि हम विभिन्नता में एकता का, यूनिटी इन द डाइवर्सिटी वहीं से जो यानी कि एक शब्द लिया गया यूनिटी। तो यूनिटी का मतलब यहाँ पर हो गया एकता बढ़ाएंगे। इंटीग्रिटी मतलब हम अपने देश को लिंक करने की, मतलब अगर हमारा देश कल को कल को कोई टेरिटरी को ऑक्युपाई करता है तो उस टेरिटरी को हम इंटीग्रिटी की तरीके से मतलब इंटीग्रिटी का एग्जैक्ट मीन अगर मैं बोलूं तो उसका मतलब होता है ऑनेस्ट टू बी योरसेल्फ,
ऑनेस्ट टू बी योरसेल्फ का मतलब ये हुआ कि हम हमारी जगह पर सच्चे हैं। अगर कोई चीज़ गलत है तो उसे हम गलत ठहराएंगे। सपोज करो कि अगर मैं कल सड़क पे जा रहा हूँ और मुझे 1 रुपये पड़ा हुआ मिलता है और मैं उस रुपए को उठा लेता हूँ, तो ये ऑनेस्टी नहीं हुई। ऑनेस्टी टू बी योरसेल्फ इसका मतलब यहाँ पर अगर मुझे रास्ते में 1 रुपये पड़ा मिलता है तो मैं वहीं से निकल जाऊंगा, उसे उठाऊंगा नहीं। क्या पता किसका हो, किसी ने डाल ही रखा हो। तो अपने अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, इसे बोलते हैं इंटीग्रिटी। बात समझ में आ गई होगी। अगला है फोर्थ पार्ट, वो बोलता है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन द एंड सोड। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब यहाँ पर यह हुआ इसका, हम देश को बचाकर चलेंगे, देश की रक्षा करेंगे। अगर देश हमारा खतरे में है तो हम प्राण देकर भी उसकी रक्षा करेंगे। मतलब प्राण नहीं, मतलब अपना पूरा एफर्ट करेंगे, ठीक है। प्राण तो बात की बात है। टू प्रमोट द हार्मनी, मतलब एक दूसरे में हार्मनी प्रमोट करना। एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of the India, transcending religious, linguistic, and regional sectional diversities, and to renounce the practice derogatory to the dignity of the women। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि भारत के सभी लोगों में समसरसता का यानी कि भावना होनी चाहिए, सम्मान भातृत्व की भावना होनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि हम धर्म, भाषा और प्रदेश जितनी भी चीजें हैं उनमें सभी यानी कि अच्छे तरीके की भावना होनी चाहिए। और जितनी भी क्या बोलते हैं, जैसे सभी यानी कि भेदभाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। मतलब कोई ऐसी प्रथा नहीं होनी चाहिए जिसमें हमारे यहाँ मतलब स्त्रियों की अवहेलना हो या मतलब उनको नीचा दिखाया जाए। मतलब सम्मान मिले, हम उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने सोचा, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अ कंट्री एंड कंपोजिट कल्चर। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारी संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है का हम क्या करेंगे, महत्व समझेंगे और उसका परीक्षण करेंगे, ठीक है। अगला क्या है, अगला यह है सातवां कि टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड हैव अ कंपेशन फॉर लिविंग क्रीचर। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे मतलब बचाएंगे। किसको प्रोटेक्ट करेंगे एंड इम्प्रूव करेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट को। मतलब हमारा जो यानी कि इन्वायरमेंट मतलब क्या बोले, पर्यावरण, ठीक है, उसको बचाकर चलेंगे। इसमें क्या क्या इंक्लूड करके चलता है, जैसे फॉरेस्ट की बात हो गई, लेक्स की बात हो गई, लेक मतलब यानी कि झील की बात हो गई, ठीक है, रिवर की बात हो गई, वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीव की बात हो गई, और भी जो यानी कि इसके अंदर आते हैं उन सभी लिविंग क्रीचर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। उन सभी को प्रोटेक्ट करके चलेंगे, ना कि मार कर खा जाएंगे या जंगल जानवरों को मतलब जला वला देंगे, ऐसा कुछ नहीं। इन सभी को बचाने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद आती है जो डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमन एंड स्पिरिट ऑफ द इंक्वायरी एंड द रिफॉर्म। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम क्या करेंगे, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि जो मानववाद और यानी कि ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करेंगे। मतलब टू डेवलप मतलब विकास बढ़ाना, किसमें, यानी कि साइंटिफिक भावना, ठीक है। ह्यूमनिज्म का मतलब हुआ कि मानववाद, ठीक है। एंड स्पिरिट ऑफ द इंक्वायरी का मतलब ये हुआ कि हम सुधार करेंगे किसमें, भावना जो विकास है उसमें, ठीक, रिफॉर्म करेंगे। फिर उसके बाद बात आती है कि टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्यूर वायलेंस। कहने का मतलब यहाँ पर यह है हम सार्वजनिक संपत्ति को यानी कि सुरक्षित रखेंगे और हिंसा से दूर रखेंगे। एब्ज्यूर वायलेंस का मतलब यह हुआ कि हम हिंसा नामक जो यानी कि हिंसा टाइप की जो यानी कि वायलेंस होती है, क्रोध मतलब लोगों का आक्रोश होता है, उससे दूर रखेंगे, हटाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है 10 नंबर क्या बोलता है, ये बोलता है टू स्ट्राइव द टुवर्ड्स द एक्सेलेंस इन द ऑल द स्पेयर्स ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द कलेक्टिव द एक्टिविटी सो दैट the nation constantly rises to the higher levels of the endeavor and achievement। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हम क्या करेंगे, जो यानी कि व्यक्तिगत और यानी सामूहिक जो गतिविधियां हैं
के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का यानी कि जो सतत प्रयास करेंगे। ठीक है, एक तो बात क्या हो गई। ठीक है, और जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और यानी कि उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ये सभी प्रयास हम करेंगे हमारे देश को आगे बढ़ाने में। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब लास्ट पॉइंट है जो यानी कि के है। के क्या बोलता है, हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे अपॉर्चुनिटीज फॉर द एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन, जो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये हम बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी देंगे, मतलब वो बच्चों को कि जो एजुकेशन पाना चाहते हैं और वो किस एज में आते हैं, 6 से 14 ईयर्स, मतलब 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को हम यानी कि शिक्षा के संस्थान मुहैया कराएंगे, उनको वहां पर पढ़ने के लिए भेजेंगे। और दूसरी बात, उनका विदाउट कॉस्ट होगा, ये सभी विदाउट कॉस्ट होगा। जैसे प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को खाना मिलता है, ड्रेस मिलता है, जूते कपड़े, ठीक है, पुस्तक बैग भी मिलता है, वहाँ पर हर प्रकार की फैसिलिटी मिलती है। और ये सभी जो ड्यूटी है एडेड की गई है कब, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जो 2000 में हुआ था। मैंने बताया था ना कि सारी ड्यूटी जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी 1976 में जोड़ी गई, लेकिन एक फंडामेंटल ड्यूटी जो थी 2002 में जोड़ी गई, जिसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। और उसमें ये बताया गया कि बच्चों को एक शिक्षा, यानी कि जो शिक्षा है एक मेन मकसद होता है बच्चों का कि हमें भी शिक्षा मिले, तो उसको इस प्रावधान के, इस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। जिस शिक्षा इसमें यानी कि कौन सा प्रावधान था, वो प्रावधान ये था कि हर बच्चे को शिक्षा मिले और बच्चा किस एज से किस एज तक हो, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक। तो आपने ये सभी ड्यूटीज को समझ लिया। अगला लेक्चर जो होगा आगे का फर्दर जो हमारा चैप्टर के अंदर कंटेंट होगा उसको लेकर मैं आऊंगा। तब तक के लिए मेरे मित्र जय हिंद। और लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, बस सिंपल। Thank you for watching this video.